नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। 7 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों के नतीजों का ऐलान। बीजेपी को 11, कांग्रेस को 6 और समाजवादी पार्टी को 7 पर कामयाबी। बीएसपी को 2 सीट और 1 पर निर्दलीय का कब्जा। इलाहाबाद में आज से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। विजय बहुगुणा और हेमंत बिस्वा कार्यकारिणी में शामिल। विजय माल्या की 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए के बकायेदार माल्या। दुनिया भर में करीब 17 करोड़ बाल मजदूर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा, हिंसा से बचपन बेहाल। बंधुआ मजदूरी को मजबूर 2 करोड़ 10 लाख बच्चे। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत। मेजबान इंग्लैंड को दी 2-1 से मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में साइना और सुन यू के बीच खिताबी भिड़ंत आज। खबरें विस्तार से। 7 राज्यों की राज्यसभा की 27 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 6 और समाजवादी पार्टी को 7 सीटों पर कामयाबी मिली। तो बीएसपी ने 2 और निर्दलीय 1 सीट पर कब्जा जमाया है। 7 राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के नतीजों का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटों में सबसे ज्यादा 7 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। इनमें अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, संजय सेठ, सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद और अरविंद सिंह शामिल हैं। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ विजयी रहे। वहीं बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति महापात्रा को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। पार्टी उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू, ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार शर्मा और हर्षवर्धन सिंह आसानी से जीत गए। कांग्रेस के समर्थन से मैदान में उतरे कमल मोरारका को हार का मुंह देखना पड़ा। कर्नाटक में कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीत ली। यहां पार्टी प्रत्याशी ऑस्कर फर्नांडिस, जयराम रमेश और केसी राममूर्ति को विजय मिली है। बीजेपी से निर्मला सीतारमण राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं, जबकि जेडीएस के बीएम फारूक को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की 3 सीटों में बीजेपी के 2 उम्मीदवार एमजे अकबर और अनिल माधव दवे को जीत मिली। हालांकि पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विनोद गोटिया को शिकस्त मिली। तो बीएसपी के समर्थन से कांग्रेस के विवेक तन्खा जीत गए। झारखंड की दोनों सीटों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार को जीत मिली। तो जेएमएम के बसंत सोरेन को शिकस्त झेलनी पड़ी। हरियाणा की 2 सीटों में एक बीजेपी के खाते में गई। इस सीट पर पार्टी उम्मीदवार चौधरी बीरेंद्र सिंह को जीत मिली। वहीं एक सीट पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जीते, जबकि आईएनएलडी और कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे आरके आनंद हार गए। वहीं उत्तराखंड की एकमात्र सीट पर कांग्रेस के प्रदीप टमटा विजयी रहे। यहां बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अनिल गोयल को हार का मुंह देखना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के वंशज और समाजसेवी संभाजी राजे छत्रपति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। संभाजी राजे का नामांकन गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणब पांड्या की ओर से मनोनयन ठुकरा दिए जाने के बाद किया गया। पिछले महीने पांड्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाजी राजे छत्रपति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में शुरू हो रही है। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और एजेंडे में उत्तर प्रदेश चुनाव पर विशेष जोर रहेगा। इस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा और विजय बहुगुणा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है।
अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए 5 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। रविवार से इलाहाबाद में शुरू हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात की समीक्षा होगी, साथ ही 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कार्यकारिणी में आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, उन सब विषयों पे भी चर्चा होगी। उसके साथ पार्टी के जो 3 प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों पे चर्चा होगी, संगठनात्मक विषय पे चर्चा होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसमें पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर भी विचार होगा। बीजेपी का कहना है कि इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जहां तक चेहरे की बात है, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, अभी इस संदर्भ में पार्टी विचार कर रही है और कोई फाइनल अंतिम निर्णय एक तरह से नहीं हुआ है। उच्च नेतृत्व बहुत सोच विचार करके जो क्षमतावान या उपयोगी, अत्यंत उपयोगी चेहरा होगा, उसको वो लोग ले आएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के कामकाज और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन पूरा जोर उत्तर प्रदेश चुनाव पर ही रहेगा। बीजेपी पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह राज्य में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और रैलियां कर रहे हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता विशाल दहिया फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। हालांकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव इसके मुख्य एजेंडे में होंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बैठक में विशेष तौर पर रखे जाएंगे और चर्चा होगी? देखिए, ज्यादातर इस बैठक में जिस मसले पर चर्चा की जा सकती है और जो कि एक तरीके से कहा जाए कि वो मसला छाया रहेगा, वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो रहेंगे, क्योंकि पार्टी की क्या रणनीति रहनी है और पार्टी को कोई चेहरा आगे पेश करके चुनाव में उतारना चाहिए या नहीं। और इसके अलावा जो हाल फिलहाल में जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, वो मथुरा में जो घटना हुई थी, जवाहर बाग में जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस तरह की घटनाओं के ऊपर गहन चिंतन किया जा सकता है। और एक जिसे एक रेजोल्यूशन जो पास किए जाते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव में, उसमें भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जिक्र कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से किया जाए। जी, शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। और इधर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े को सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। तावड़े को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया था। उधर दाभोलकर के परिवार ने हत्या के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग की है। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के 3 साल बाद गिरफ्तार पहले आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े को शनिवार को पुणे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 16 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें लगाया है कि जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ये तीनों केसेस से इसका ताल्लुक है और कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी, पुलिस कस्टडी सैंक्शन की है। शुक्रवार रात पनवेल से गिरफ्तार तावड़े हिंदू जनजागृति समिति का सदस्य है। समिति गोवा स्थित सनातन संस्था से जुड़ी है। तर्कवादी गोविंद पंसारे की हत्या में सनातन संस्था भी जांच के दायरे में है। सीबीआई तावड़े से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उसके घर की तलाशी ले चुकी है। अंधविश्वास के खिलाफ अलग जगाने वाले दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को हुई थी। देश भर में हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और कई नामचीन हस्तियों ने कथित असहनशीलता को मुद्दा बनाकर अपने सम्मान लौटा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार टॉपर्स मामले में बिहार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड विष्णु राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं टॉपर रूबी राय एक बार फिर से दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंची। बोर्ड ने राय को 25 जून को दोबारा परीक्षा की तारीख तय की है। बिहार टॉपर्स मामले के मास्टरमाइंड बच्चा राय ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।
मामले में नाम आने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। बच्चा राय ने वैशाली में अपने कॉलेज विष्णु राय कॉलेज में पुलिस के सामने सरेंडर किया। जितने भी आरोप लगे हैं बेबुनियाद और तथ्यहीन है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए साथ ले गई है। इससे पहले पुलिस ने उसके कॉलेज को सील कर दिया था और कई दस्तावेज बरामद किए थे। अब पुलिस बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद को सरगर्मी से ढूंढ रही है। इस बीच बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस तरह गड़बड़ियां रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने 5000 सर्टिफिकेट की स्क्रूटनी के निर्देश दिए हैं। सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को आज यह निर्देश दिया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर विशेष अभियान चलाकर इस स्क्रूटनी की कार्रवाई को पूर्ण करें, ताकि किसी भी मेधावी छात्र या छात्रा के भविष्य के साथ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। बुधवार को एसआईटी ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में 4 टॉपर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबारी विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। कल ईडी ने माल्या की 1411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। माल्या पर आईडीबीआई बैंक का 900 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पीएमएलए अदालत में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गैर जमानती वारंट समेत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं। विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने असम का मुख्यमंत्री बनने पर सोनोवाल को बधाई दी और राज्य का हाल जाना। सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसे चुकाने के लिए केंद्र से विशेष मदद उन्होंने मांगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की माली हालत पर एक ज्ञापन और श्वेत पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री ने सोनोवाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सोनोवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल गाजियाबाद के अर्थाला गांव पहुंचे। उन्होंने यहां रहने वाली महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बीना वर्मा से मुलाकात की, जो पिछले हफ्ते महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में पुतला फूंकते वक्त झुलस गई थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि वो परिवार के मुखिया के रूप में पार्टी कार्यकर्ता से मिलने आए हैं और कांग्रेस इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस की कार्यकर्ता है, बड़ी मजबूत कार्यकर्ता है। उसको चोट लगी इसलिए मैं यहाँ आया और बिल्कुल सही बात कही। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। तो मोदी जी ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। भारत सार्क विश्वविद्यालय के निर्माण पर आने वाला पूरा खर्च उठाएगा। विशेष राज्य मंत्री वीके सिंह ने कल इसका ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली में सार्क विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में ये बात कही। फिलहाल ये विश्वविद्यालय अस्थायी जगह से चल रहा है। कार्यक्रम में मौजूद नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने इसे सार्क देशों की साझा समृद्धि और आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। विश्वविद्यालय में 2010 से कक्षाएं लग रही हैं। कार्यक्रम में 652 छात्रों को मास्टर्स और 2 छात्रों को एमफिल की डिग्री दी गई। India is committed to bear 100% of capital cost towards establishment of the university. The government has identified and allocated an area of about 100 acres of land. The construction of the campus is in full swing. South Asian University is also testament to the shared aspirations and collective prosperity of the whole region. It is a demonstration of our willingness and ability to work together across borders to achieve greatness. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बात सिर्फ खेलों में पदक जीतने की नहीं है, मुद्दा है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ समाज का। मुद्दा है खेलों के अधिकार का।
देखिए ये भी मुद्दा है, रविवार दोपहर 2:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तांबा नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान का खेतड़ी नगर इस समय भारी जल संकट से जूझ रहा है। इसके चलते खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को चलाना मुश्किल हो रहा है। ये है देश की तांबा राजधानी KCC यानी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। यहाँ 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई, लेकिन आज खेतड़ी नगर का इलाका भारी जल संकट से जूझ रहा है। तमाम मशीनें बंद पड़ी हैं। कारखाने और सरकारी क्वार्टरों में 26 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जल संकट तो इधर में बहुत भारी है, जिसके कारण हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें भी असर पड़ रहा है, क्योंकि हमको पानी नहीं मिल रहा है। ये डार्क जोन है। पहला हमारा जो पानी आता है इधर में, ये आ रहा है करीब 26 किलोमीटर दूर से, चौड़ा बोल के एक जगह में। दूसरा है हमारा कॉलोनी में जितना हमारा होल ड्रिल किया था, करीब 24 होल ड्रिल किया था, उसमें 14 होल में अभी पानी आ रहा है, बाकी सब सूख गया। झुंझुनू जिले का खेतड़ी नगर 2 कस्बों में बटा हुआ है। इनमें से प्राचीन कस्बा खेतड़ी और इससे 10 किलोमीटर दूर खेतड़ी नगर, जिसे यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना के बाद बसाया गया। इसमें खेतड़ी, कोलिहान और बनवास खदानें हैं, लेकिन ये पूरा इलाका भारी उपेक्षा का शिकार है। लोगों ने धीरे धीरे उन जल स्रोतों पे कब्जा कर लिया, अतिक्रमण किया। अतिक्रमण की वजह से पानी का ठहराव बिल्कुल बंद हो गया और शने शने पानी की बिल्कुल ग्राउंड वाटर बिल्कुल कम हो गया पानी का। पहले यहाँ 30-40 फीट पे ग्राउंड वाटर था और आज 600-700 फीट पे ग्राउंड वाटर उपलब्ध नहीं है। खेतड़ी नगर के आसपास कई प्राचीन धरोहरें हैं। इसमें फतेह विलास महल समेत कई और इमारतें हैं। इनको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बढ़ते जल संकट और तापमान के चलते अब सैलानी खेतड़ी आने से कतराते हैं। जल के बारे में उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब प्यास लगी, कुआं खोदो, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत के लिए बहुत ही अच्छे इंजीनियर और अच्छे ढंग के वो हों, जब भी जाके ये कार्य होगा। खेतड़ी के आसपास का इलाका डार्क जोन में आ चुका है। पानी के अति दोहन से खारे पानी का इलाका बढ़ रहा है। समय रहते अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। उत्तर और पूर्वी भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि तापमान में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी गर्मी, लू और धूल भरी आंधियां लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। शनिवार को राजधानी दिल्ली में तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा का हीराकुंड में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री रहा। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री था। राजस्थान के कई शहरों में तापमान अभी भी 40 डिग्री से ऊपर है। यहाँ चूरू में शनिवार को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस था। कोलकाता में भी गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर आज रवाना होंगे। इनमें घाना, आइवरी कोस्ट और नाम्बिया शामिल हैं। 6 दिन के विदेश दौरे पर इस दौरान राष्ट्रपति सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। भारत और घाना के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के नवीकरण के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति संयुक्त व्यापार फोरम और घाना के विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे। भारतीय उच्चायुक्त की तरफ से उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति की इस यात्रा से न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कोशिश की जाएगी, बल्कि दिल्ली में आयोजित 3रे भारत अफ्रीका सम्मेलन से रिश्तों को मिली गति को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रपति के साथ पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी जाएंगे। बांग्लादेश में लगातार हो रही अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में बड़ी तादाद में लोगों ने ढाका में प्रदर्शन किया। ये लोग अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। उधर ऐसे अपराधों में शामिल होने के शक में पुलिस ने करीब 1700 लोगों को हिरासत में लिया है। हाथों में बैनर लिए ये लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं का विरोध कर रहे हैं। अलग मजहब, अलग समुदाय से जुड़े ये लोग गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। আজকে বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে, হত্যা হচ্ছে। বনপাড়ায় সুনীল গোমেজকে হত্যার পরের দিন হত্যা করা হয়েছে।
शुक्रवार को हिंदू आश्रम के कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। पुलिस ने ऐसी घटनाओं से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। अब तक 1700 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। 5 महीनों में आतंकी अब तक 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अलावा ब्लॉगर्स और शिक्षक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण पश्चिम चीन में तूफान के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इसमें 3 लोग लापता हैं, जबकि कई लोग फंसे हुए हैं। मूसलाधार बारिश से इलाके के कई गांव और शहर बुरी तरह से प्रभावित हैं। भूस्खलन के चलते कई सड़कों से संपर्क टूट गया है और बिजली आपूर्ति बाधित है। बारिश से घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से पलायन शुरू हो गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। चीन में बीते 2 हफ्ते से आ रही तूफान की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और आज बाल मजदूर दिवस है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दुनिया भर में करीब 17 करोड़ बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ती हिंसा और बढ़ते पलायन के बीच बचपन पर खतरे भी बढ़े हैं। संगठन के मुताबिक पिछले कुछ साल में बाल मजदूरी घटी है, लेकिन अभी भी 16 करोड़ 80 लाख बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। संगठन ने कहा कि दुनिया भर में 2 करोड़ 10 लाख लोग जबरन या बंधुआ मजदूरी के चंगुल में फंसे हैं। From enterprises, we need a clear message of zero tolerance of child labour. They need to know what is happening in their supply chains and to back that up with action in their business practices and dealings with suppliers. और जर्मनी में शनिवार को हजारों लोगों ने अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर पूर्वी जर्मनी के रामस्टीन में अमेरिकी वायुसेना अड्डे के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारी यमन, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिकी वायुसेना के ड्रोन हमलों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन हमलों में कई बेगुनाह नागरिक भी मारे गए हैं और ये मानवता के खिलाफ अपराध है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में दोहरे आत्मघाती हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाके पवित्र शिया मुस्लिम धर्मस्थल सैयदा ज़ैनब श्राइन के पास हुआ। हर साल लाखों लोग यहां तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। ये इलाका शक्तिशाली शिया संगठन हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है। धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। फालूजा में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इराकी सेना की सफलता का सिलसिला जारी है। शनिवार को इराकी सेना ने अल शोहदा इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया। इससे पहले शुक्रवार को इराकी सैनिक बशीर गांव में दाखिल हो गए। फालूजा के दक्षिणी इलाकों समेत शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सेना का पूरा नियंत्रण है। इस बीच सेना नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में लगी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक फालूजा में करीब 90,000 नागरिक मौजूद हैं। फालूजा पर 2014 में इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। अफ्रीकी यूनियन ने सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब के करीब 150 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। अफ्रीकी यूनियन के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक इस हफ्ते उन्हें कई बड़ी कामयाबियां मिली। गुरुवार को अल शबाब के करीब 400 लड़ाकों में इथोपिया के एक सैन्य अड्डे पर हमला किया था। इसके बाद अफ्रीकी सेना ने 140 आतंकवादी मार गिराए। इस बीच अल शबाब ने यह दावा किया है कि उसने 44 सैनिकों की हत्या की है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मेजबान ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से हरा दिया। तेज शुरुआत करते हुए भारत ने 17वें मिनट में बढ़त बना ली। मनदीप सिंह ने शानदार गोल किए 1-0 की बढ़त दिलाई। इससे पहले कि ब्रिटेन की टीम संभलती, भारत को 34वें मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक मिला। हरमनप्रीत सिंह ने इस गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की, लेकिन 1 मिनट बाद ही ब्रिटेन को भी पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिससे जैक्सन एशले ने गोल में बदलकर स्कोर 2-1 कर दिया। इसके बाद भारत ने ब्रिटेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। भारत का अगला मुकाबला सोमवार को बेल्जियम में होगा।
और भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 9 विकेट से जीत लिया। अपने पहले ही मैच में शानदार शतक बनाने वाले लोकेश राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। राहुल ने 115 गेंद पर नाबाद 100 रन की पारी खेली, जबकि अंबाती रायडू ने नाबाद 64 रन बनाए। और साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिडनी में सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की युहान वांग को हराया। आज फाइनल में नेहवाल का मुकाबला चीन की ही सुन यू से होगा। साइना जीतती हैं तो इस सीजन में ये उनका पहला खिताब होगा। और रियो ओलंपिक में भारत की ओर से लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी टेनिस के पुरुष युगल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इससे पहले रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस संघ को खत लिखकर साकेत मैननी का नाम सुझाया था। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने मिश्रित युगल कैटेगरी में बोपन्ना के साथ सानिया मिर्जा का चयन किया है। साथ ही महिला युगल में सानिया मिर्जा के साथ प्रार्थना थोम्बरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा अब हमारे बीच नहीं रहे। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का कल दिल्ली में निधन हो गया। 86 साल के मल्होत्रा कई दिनों से बीमार थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उनके निधन पर शोक जताया है। इंदर मल्होत्रा देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में से थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभालते हुए देखा। 1930 में जन्मे इंदर मल्होत्रा ने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के साथ पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने स्टेटमैन और टाइम्स ऑफ इंडिया में रेजिडेंट एडिटर के तौर पर काम किया। इसके अलावा उन्होंने द गार्जियन में भी संवाददाता के तौर पर सेवाएं दी। वे 1986-87 में नेहरू फेलो और 1992-93 में विल्सन फेलो रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति के ऊपर कई किताबें, स्तंभ और लेख लिखे। इनमें इंदिरा गांधी, अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी, डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड प्रमुख हैं। साल 2013 में आपको रामनाथन गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 7 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों के नतीजों का ऐलान। बीजेपी को 11, कांग्रेस को 6 और समाजवादी पार्टी को 7 पर कामयाबी। बीएसपी का 2 सीट और 1 पर निर्दलीय का कब्जा। इलाहाबाद में आज से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। विजय बहुगुणा और हेमंत विश्व कार्यकारिणी में शामिल। विजय माल्या की 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए के बकायेदार माल्या। दुनिया भर में करीब 17 करोड़ बाल मजदूर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा, हिंसा से बचपन बेहाल। बंधुआ मजदूरी को मजबूर 2 करोड़ 10 लाख बच्चे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत। मेजबान इंग्लैंड को दी 2-1 से मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में साइना और सुन यू के बीच खिताबी भिड़ंत आज। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तरकश।